हाय गाइज, मैं हूँ रश्मि एंड आई एम फर्स्ट ईयर बीडीएस स्टूडेंट एट आर्यभट्ट डेंटल कॉलेज जयपुर। तो जैसा कि मेरा एक वीडियो बहुत सारे लोगों का प्यार मिला उसको कि 1.5 महीने में मैंने फिजिक्स को कैसे क्लियर किया था या कैसे सिलेबस को मैं कंपाइल कर पाई थी। सो उसके बाद फिर मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, ये एक नीड है, ये स्टूडेंट की एक नीड होती है कि वो प्रॉपर टाइम में एक सिलेबस को कंप्लीट कर पाए। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हम उसी वीडियो का कुछ रिव्यू ले लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि 7 दिन पे मेरा टेस्ट होता था, जैसे संडे को टेस्ट होता था, 6 दिन का टाइम मेरे पास होता था। तो शुरू में मैं जो एक हार्ड सब्जेक्ट लेती थी, जो हार्ड सब्जेक्ट सबके लिए अलग अलग होता है, तो मैं अपने लिए फिजिक्स जो मुझे हार्ड लगता था शुरू से ही। फिर उसके बाद क्या होता था कि 3 दिन मैं फिजिक्स पढ़ती थी, उसके बाद 1.5 दिन केमिस्ट्री एंड 1.5 दिन बायोलॉजी। सो ऐसा प्रोसीजर चलता था। 1.5 दिन समझ में नहीं आ रहा, 1.5 डे को मैं केमिस्ट्री एंड 1.5 डे को बायोलॉजी पढ़ती थी। तो ये 6 दिन का मेरा पूरा शेड्यूल रहता था, जिसमें मैंने बताया ही था कि मैं लेक्चर्स देखती थी। स्पेशली फिजिक्स की बात करूँ तो स्पेशली फिजिक्स में तो मैं लेक्चर्स देखती थी। उसके बाद फिर मुझे जो टाइम मिलता था उसमें मैं क्वेश्चंस करती थी, और जो पेपर्स मेरे पास अवेलेबल होते थे उनको मैं कंपाइल कर पाती थी। ऐसा ही एक प्रोसीजर होता है कि आप एक पर्टिकुलर सिलेबस के लिए अपना एक स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। देखिए, ये मुझे किसी ने बताया नहीं था, बट देखिए, अब फिजिक्स का तो ये प्रोसीजर कंप्लीट हो ही गया है कि आप लेक्चर देखिए। लेक्चर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रॉपर स्ट्रेंथ या वन स्ट्रीक में देखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे देखेंगे, फिर उसके बाद आप बीच में क्वेश्चंस करेंगे, देन फिर आप उसके जो बाकी के पार्ट है उसको देखिए। मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ सही नहीं होती। आप जब भी किसी सिलेबस को, किसी चैप्टर को एक पूरे वन शॉट में क्लियर करते हैं, उतना आपके दिमाग में उसकी रिटेंशन जो है वो ज़्यादा रहती है। ये मैंने नोटिस किया है अपनी केस में। तो ये रहता था। तो आप एक वन शॉट लेक्चर देखिए जो 8 से 9 घंटे का होता है, उसको आप 2x पे करके 4.5 या 5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं ईजिली। सो वही होता है कि 8 से 9 चैप्टर या 7 से 8 चैप्टर एक पर्टिकुलर जो अभी अभी आपके वो टेस्ट हो रहे होंगे, जिनमें एक छोटा सिलेबस आता है, या फिर यूनिट टेस्ट जिनको बोलते हैं, या एलन मेजर टेस्ट जो सीरीज़ होती है, वो उनकी हम बात कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे सिलेबस होते हैं। तो उसमें क्या है कि आप सिलेबस को ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर कर पाते हैं, क्योंकि आप डीप एनालिसिस कर पाते हैं क्वेश्चंस का या फिर चैप्टर्स का हो गया। तो उसमें 3 दिन का सिलेबस आपको करना ही है। तो उसमें वीडियो देखा, उसके बाद पेपर्स लगाए, क्वेश्चंस लगाए, मॉड्यूल आपके पास कुछ है या फिर कोई भी बुक आप रेफ़र कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। तो उससे आप इजीली रिवाइज कर पाएंगे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का मेरा ये रहता था कि केमिस्ट्री में हर जो अपना पार्टीशन है उसका एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो जैसे जीओसी अगर आपकी क्लियर है, तो जीओसी के लिए ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पे जाएंगे देन आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा या आपको सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। जीओसी के लिए आपको एक पर्टिकुलर लेक्चर लेना पड़ेगा। वो लेक्चर वन शॉट या फिर वन शॉट से ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स कुछ टॉपिक्स को प्रॉपर्ली समझा पाते हैं, बट हर टीचर हर टॉपिक को प्रॉपर्ली नहीं समझा पाता। तो इस वजह से जीओसी के मुझे 2 से 3 चैप्टर्स, 2 से 3 लेक्चर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे टीचर्स भी चेंज करने पड़ते थे। अब जैसे आप रेफरेंस लेंगे कि हाँ किन टीचर से, तो मैं बोल सकती हूँ कि जैसे पीडब्ल्यू से पंकज सर का मैं लेती थी वन शॉट वाला लेक्चर, और विशाल सर जो अब तो खैर संकल्प भारत में वो पढ़ाते हैं, बट उनका एक पर्टिकुलर चैनल भी था, बट शायद वो अब चैनल है नहीं उनका। तो वो लेक्चर्स मैंने 2-3 टीचर्स के लिए थे। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे जो मुझे बहुत ही हार्ड लगते थे, तो उनके मैं कुछ और वीडियोज़ भी देखा करती थी। जीओसी में क्या है कि आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जो जीओसी के यूनिट टेस्ट होते हैं ना, उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जीओसी के साथ बहुत ज़्यादा हैवी चैप्टर्स आएंगे। जीओसी के साथ आता है हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, तो ये बहुत ईजी चैप्टर है। तो आप जीओसी प्रॉपर कर लेंगे तो फिर वो आपके लिए आसान हो जाएगा। पहली चीज़ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये स्ट्रैटेजी है कि आप जीओसी को प्रॉपर्ली तरीके से कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि मीजो इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेटिक इफेक्ट क्या होते हैं, या फिर ऑर्थोपेरा, ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज की मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा हम ब्रॉड नहीं जा रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म में घुसते जा रहे हैं, वो नहीं बात कर रही हूँ मैं। वो जो प्रॉपर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जीओसी के, वो आपको पता होने चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ आप कैसे निकाल सकते हैं किसी की, ये सब देखते ही पता लग जाना चाहिए कि हाँ इसमें माइनस आई इफेक्ट लगेगा, इसमें प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ये एसिडिक है, ये बेसिक है। तो वो सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप उनकी लिस्ट जो है प्रॉपर रिविजन करते रहिए, रोज़ रोज़ याद करते रहिए, तो ये सब हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही रहता है कि आप लेक्चर्स इनमें लेना ज़्यादा जरूरी है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनमें आप एनसीईआरटी पढ़ के भी काम कंप्लीट कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उसके लिए मैंने कुछ लेक्चर्स लिए थे। लेक्चर्स में भी मैं इस तरह से लेती थी कि मैंने लेक्चर लिया, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते थे वो किया, देन फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ी। तो एनसीईआरटी के फिर मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो ऐसा नहीं था। देखिए, मैं फिजिक्स के लिए ये जरूर कह सकती हूँ कि मैंने फिजिक्स 1.5 महीने के लिए कर ली, लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो उसके लिए वो शॉर्ट नोट्स है ना, वो मेरे पास पहले से रेडी थे, क्योंकि मैं उसमें पहले टाइम दे चुकी थी। बट फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो अभी भी आप बना सकते हैं, और नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी अगर आपको चाहिए होगी तो।
वो एक अलग मैटर है। बट हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स के बाद फिर आपको एनसीईआरटी पे ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, बट हाँ डीप बहुत है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटी छोटी लाइन्स में से क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में इतने लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ आपके मॉड्यूल्स में होंगे, कुछ पेपर्स में, कि बहुत ज़्यादा उनमें एनालिटिक्स चलता है कि हर कॉन्सेप्ट को उसमें अंदर ले लिया जाता है। बट वही है कि वो आपका रिवीजन के लिए, नॉट लाइक दैट कि वो आपके एग्जाम में आने वाली वैसी चीज़ें, तो वो आपको समझ होनी चाहिए, तो वो आपने किया, प्रॉपर किया। बट ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में मैं खुद परेशान रहती थी। पर उसके बाद फिर मुझे समझ में आ गया था जब मैंने पेपर देखे थे, तो कि यार ये तो वापस से वही सब चीज़ें आ रही हैं, या फिर जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो ऑलरेडी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो रिपीट होते हैं। देन जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो सब चीज़ें रिपीट होती है, नॉट लाइक दैट कि बहुत ज़्यादा डीप वो चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्मूथ होती जा रही है, तो केमिस्ट्री का मेरा ये रहता था। तो इसमें क्या होता है कि आप ना, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है ना, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए 2 महीने में ये सब चीज़ें करना, क्योंकि 1.5 डे बहुत होता है। अगर आप प्रॉपरली रेगुलर बेसिस पे 10-12 घंटे एक दिन में देते हैं ना, तो केमिस्ट्री में बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए कवर करना, जैसे फिजिक्स हो जाती थी। क्वेश्चन लगाना इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही है कि पहले आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। देन बायोलॉजी पे हम आ जाते हैं, तो बायो का तो वही एनसीईआरटी। देन देखिए, बायो में मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कुछ लेक्चर से कुछ खास समझ में नहीं आता था। ऑनलाइन लेक्चर्स मैंने बहुत ही कम लिए हैं, बहुत रेयरली लिए हैं बायो के लिए। मेरे जो टीचर्स के नोट्स थे, जो ऑफलाइन जो कोचिंग के नोट्स थे, जो एलएन में मैं करती थी, तो उसी नोट्स के अकॉर्डिंग फिर मैं क्वेश्चंस पढ़ जाती थी। उसमें फिर मेरा एनसीईआरटी देन फिर क्वेश्चंस होता था। इसमें भी कई बार ऐसा होता था कि मुझे क्वेश्चन लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, मैं एनसीईआरटी पर ही फोकस करती थी। तो वो चीज़ है। तो इसमें फिजिक्स वाला तो अपना प्रोसीजर क्लियर हो ही गया कि हमको लेक्चर करने हैं। देन फिर हमको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं जो पहले पुराने पेपर्स आपके पास हैं, या फिर जो मॉड्यूल के क्वेश्चन आप टिक लगा रखे हैं कि हाँ ये मुझे करना है, या इस तरह के, तो थोड़ा जल्दी कीजिए। देन केमिस्ट्री के लिए मैंने हर पोर्शन के लिए अलग अलग चीज़ें बताई दी हैं, कि जैसे कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारा एनसीईआरटी हो गया, लेक्चर एनसीईआरटी क्वेश्चन अगर नहीं भी लगा पाए तो लेक्चर एनसीईआरटी तो ज़रूरी है ही। देन ऑर्गेनिक के लिए हमारा हो गया कि जीओसी के लेक्चर लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा जो भी है वो एनसीईआरटी से भी आप क्लियर कर सकते हैं। देन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बताया है कि एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है। 12th की जो एनसीईआरटी है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th की एनसीईआरटी तो फिर भी हम ऐसे कह सकते हैं कि 11th की एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें ऐसे डीप में चली जाती हैं, तो वहाँ फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे वो थर्मोडाइनमिक्स हो गया या इस तरह की चीज़ें होगी। बट 12th की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ईजी है आपके लिए। देन हम बायो की बात कर रहे हैं, तो बायो के लिए मैंने ऑनलाइन लेक्चर बहुत रियरली लिए, बहुत रेयरली। मतलब बहुत बहुत छोटे ऐसे बहुत टॉपिक थे, जैसे फिंगरप्रिंट वाला जो टॉपिक है जेनेटिक्स में, वो मुझे बहुत हार्ड लगता था। उसके लिए मैंने बहुत सारे लेक्चर लिए थे, बट फिर भी मुझे इतना समझ में नहीं आता था। बट उसके बाद फिर मैंने खुद से एक चार्ट बना लिया था कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा, अगर इसमें से कुछ आ जाता है तो देन मैं कर दूँगी, अगर इसमें से कुछ अलग आ जाता है फिर वो मुझसे नहीं होगा। तो वो जो हम कह सकते हैं कि बाय द गॉड ग्रेस, कि वो उन्हीं में से कुछ आया था। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ चीज़ें आपको हार्ड लगती हैं तो आप ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हैं, बट मैं बायो में रेफ़र नहीं करती, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता आपके पास। 7 से 8 चैप्टर या 9 से 10 चैप्टर एक पर्टिकुलर सिलेबस में आ रहे होते हैं। अगर वो पार्ट सिलेबस है, फुल सिलेबस है, तब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो उसमें फिर एनसीईआरटी पर ही फोकस करना इंपॉर्टेंट होता है, या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपने टिक लगा रखे हो, तो वो इंपॉर्टेंट है। सब हो जाता है, 1.5 महीना 2 महीना बहुत टाइम होता है यार आपके पास सच में। मतलब अगर आप रेगुलरली पढ़ते हैं, आप जो है सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, आप फियर ऑफ मिसिंग आउट को फील नहीं करते कि यार मुझे ये घूमने नहीं जा पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, देखिए आप सब कुछ करेंगे। अभी जो कॉलेज में आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ने के अलावा बहुत कुछ है यार लाइफ में, तो अभी तो फिर आपको नीट के लिए पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी जो स्ट्रेटेजीज़ हैं उनको एक थोड़ा सा कंपाइल कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और बहुत फोकसली अपने जो सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप सिलेबस को कवर करने पर फोकस करेंगे, टेस्ट देने पर फोकस करेंगे, उतना ही आप बेहतर से और बेहतर बनते जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपकी कोई राय है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।